प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अपकिरण के माप के अंतर्गत कुछ मुख्य मापों के बारे में अध्ययन करेंगे और अपकिरण के माप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अपकिरण के मापों को द्वितीय श्रेणी के माप भी कहे जाते हैं। अपकिरण का शाब्दिक अर्थ अंतर, फैलाव, भटकाव या विचलन होता है और इसके मुख्य माप विस्तार, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, विचरण गुणांक, चतुर्थक विचलन आदि होते हैं। अपकिरण के माप, अपकिरण का जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि अंतर या फैलाव या भटकाव या विचलन या विस्तार से संबंध है, अर्थात समंग श्रेणी का कितना विस्तार है, समंग श्रेणी कितनी विस्तारित है, समंग श्रेणी में कितना फैलाव है, समंग श्रेणी किस तरह से भटकी हुई है। भटकी हुई का मतलब यहाँ पे समंग श्रेणी भटकी हुई का मतलब है कि उनके जो पद हैं उन पदों में वास्तव में कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ वो खत्म हो रहे हैं, कितना फैलाव या किस तरह से भटकी हुई है और इसका माप किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले प्रथम श्रेणी के माप यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करते हैं और उसके बाद में उन मापों के आधार पर समंग श्रेणी के अन्य पद्यों का, अन्य मूल्यों का अंतर ज्ञात करते हैं। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्यों के आधार पर हम ये जानते हैं कि समंग श्रेणी में जो अन्य पद है, अन्य मूल्य हैं, वो कितने अंतर वाले हैं, कितने फैलाव वाले हैं, कितने भटकाव वाले हैं या उनके बीच कितना विचलन पाया जाता है। यह अपकिरण के माप के द्वारा या अपकिरण के मापों के द्वारा जाना जाता है। अर्थात हम इसको यूं कह सकते हैं कि अपकिरण के माप असल में समंग श्रेणी के सभी पदों के बीच की दूरियों के बारे में बताते हैं या बीच में फैलाव या अंतर या भटकाव को जानने का एक माध्यम है। और ये द्वितीय श्रेणी के माप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पहले समंग श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य ज्ञात किए जाते हैं जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य होते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, ये मुख्य तीन हैं। चतुर्थक भी है, गुणोत्तर माध्य भी है और हरात्मक माध्य भी है। लेकिन जब हम अपकिरण के माप ज्ञात करते हैं और विशेषकर वो जो माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और चतुर्थक विचलन है, तो इनके लिए हमें समांतर माध्य, बहुलक और मध्यका के साथ साथ चतुर्थक ज्ञात करना भी आना चाहिए। और जब हम ये ज्ञात कर लेते हैं उसके आधार पर ही समंग श्रेणी में कितना उठापटक है, कितना उच्चावचन है, कितनी फैली हुई है, कितने विस्तारित है या कितनी विचलित है, वो हम जान सकते हैं। इसलिए प्रथम श्रेणी के मापों के आधार पर समंग श्रेणी के पदों में फैलाव या विचलन को ज्ञात करते हैं, इसलिए ये द्वितीय श्रेणी के माप कहलाते हैं। अपकिरण को कुछ सांख्यिकियों ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। बाउले कहते हैं कि अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। कॉर्नर कहते हैं कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है उसके माप को अपकिरण कहा जाता है। स्पिगेल ने अपने शब्दों में अपकिरण को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि वह सीमा जहाँ तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, समंकों का विचरण या अपकिरण कहलाता है। बुक्स और डिक कहते हैं कि एक केंद्रीय मूल्य के दोनों तरफ पाए जाने वाले चर मूल्यों के विचरण या प्रसार की सीमा ही अपकिरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपकिरण के माप हमें ये बताते हैं कि जो प्रथम श्रेणी के माप ज्ञात किए हमने, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य जो हमने ज्ञात किए हैं वो प्रतिनिधि मूल्य कहलाते हैं। लेकिन वो प्रतिनिधि मूल्य कितने प्रतिनिधि हैं, समंग श्रेणी का कितना प्रतिनिधित्व करते हैं, या जो हमने माध्य निकाला है या बहुलक ज्ञात किया है वो वास्तव में कितना उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अन्य पदों के साथ में उसका कितना भटकाव है या कितना विचलन है, कितना
अंतर है अन्य पदों के साथ में, ये अपकिरण के माप बताते हैं। और अपकिरण के मापों द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि प्रथम श्रेणी के माप वास्तव में कितने सटीक हैं उनका समंग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से ये उपयोगी है, किस प्रकार से ये अपकिरण के माप के पीछे क्या उद्देश्य हैं या किस प्रकार उपयोगी है, ये हमें क्यों आवश्यक है कि हम अपकिरण के माप ज्ञात करें। इसके लिए कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं यहाँ पे स्लाइड में, जो आप देख सकते हैं। और इन बिंदुओं के आधार पर हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि ये माध्य की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माप हैं, जो ये पता लगाते हैं कि सांख्यिकी माध्य कितने विश्वसनीय हैं और किस सीमा तक वे प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि मैं अभी डिस्कशन कर रहा था। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि समंग श्रेणी की विभिन्न मूल्यों के बीच के फैलाव या भटकाव की जानकारी भी हम अपकिरण के मापों के द्वारा जान सकते हैं। और यदि हमें समंग श्रेणी की स्थिरता की जांच करनी हो कि कितनी स्थिर है या कितनी स्टेबिलिटी है, ये भी हम अपकिरण के मापों के द्वारा जांच सकते हैं। अर्थात वास्तव में कितना उठापटक है, कितना ऊंचा वजन है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि समंग श्रेणियों की यदि हमें तुलना करनी हो, दो समंग श्रेणियाँ हमारे पास में हैं या दो से अधिक है, तो हम आपस में उनकी तुलना कर सकते हैं अपकिरण के मापों की सहायता से। और हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी श्रेणी ज़्यादा स्थिर है, कौन सी श्रेणी कम स्थिर है, और कौन सी श्रेणी जो है वो ज़्यादा उठापटक वाली है, या फिर उनमें जो हमने प्रथम श्रेणी के माप ज्ञात किए हैं या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात किए हैं, वो कितना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन सी श्रेणी के अधिक सटीक मूल्य हमने ज्ञात किए हैं। इस तरह से हम इन बिंदुओं को कह सकते हैं। इसके साथ ये भी हम पता लगा सकते हैं कि यदि किन्हीं श्रेणियों में उठापटक है, उच्चा वजन है या विचरणशीलता है, तो उन विचरणशीलता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कौन कौन से संभव प्रयास हो सकते हैं जिनसे इन उतार चढ़ावों को रोका जा सकता है या उन उतार चढ़ावों की जांच की जाकर उनसे बचा जा सकता है। जैसे अक्सर देखते हैं हम शेयर बाजार के जो उठापटक होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी न्यूनतम सीमा क्या है और उच्चतम सीमा क्या है, यानी कि किस तरह से वो उठापटक होते हैं। अब हम लोग कई बार देखते हैं, यदि आप शेयर मार्केट के बारे में रुचि रखते हैं या फिर आपने कभी देखा हो, तो उसमें कभी कभी अपर सर्किट लगता है और कभी लोअर सर्किट लगता है। यानी किसी भी शेयर के लिए या फिर पूरे मार्केट के लिए ही अनेक बार उसको कई बार मार्केट को रोक दिया जाता है या फिर कुछ शेयर्स के ऊपर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा देते हैं कि इससे इतने परसेंट से नीचे नहीं जा सकता, इतने परसेंट से ऊपर नहीं जा सकता। ये ऐसे फ्लक्चुएशंस भी देखे जा सकते हैं। इन अपग्रेड के मापों की सहायता से ऐसा किया जाना संभव हो सकता है। और जब हम अपकिरण के माप ज्ञात करते हैं तो प्रथम श्रेणी के मापों की जांच तो करते ही करते हैं, साथ में कुछ दूसरी चीज़ें भी, दूसरे माप भी इनके आधार पर जान सकते हैं। जैसे कि विषमता, किसी भी श्रेणी में विषमता कितनी है, उसके बारे में भी इन अपकिरण के मापों की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है और सहायता मिलती है। सहसंबंध जो हम ज्ञात करते हैं, दो श्रेणियों के बीच में सहसंबंध और दो से अधिक भी श्रेणियों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से जो हम सरल सहसंबंध की बात करते हैं, तो दो श्रेणियों के बीच में कितना सहसंबंध पाया जाता है, उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसमें भी अपकिरण के माप सहयोग करते हैं। जब हम सहसंबंध ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रमाप विचलन जो अपकिरण का एक महत्वपूर्ण माप है, वो उसके द्वारा भी सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है या उसका आधार भी बनता है। और प्रतिपगमन जब हम ज्ञात करेंगे तब भी देखेंगे कि किस तरह से समांतर माध्य, किस तरह से प्रमाप विचलन प्रतिपगमन ज्ञात करने में सहायक होते हैं या उनमें मदद करते हैं। और इसके साथ ही एक बिंदु ये भी कह सकते हैं हम कि आर्थिक सामाजिक महत्व जैसे आय व धन की विषमता और उसके अंतर को भी जांच कर उसके क्या उपाय हो सकते हैं, किए जा सकते हैं और उनके बारे में सुझाव दिए जा सकते हैं। ये इनके अपकिरण के मापों के मुख्य
उपयोग हैं, मुख्य महत्व है और कौन कौन से हैं अपकिरण के माप, इसके बारे में यदि हम एक नज़र डालें तो सबसे पहला हम कह सकते हैं और वो सबसे सरल विस्तार है, जिसका जो सिंबल है वो आर है, कैपिटल आर, और इसका गुणांक यानी कि आर मतलब रेंज, रेंज मतलब विस्तार, यानी कि समंग श्रेणी में कितना विस्तार है, कितनी विस्तारित है समंग श्रेणी। जैसे हम बहुलक ज्ञात कर रहे थे तो मैंने कहा था जो सतत श्रेणी का प्रश्न था उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यदि इस तरह का प्रश्न है तो इसमें कितना विस्तार है, 0 से लेके 50 तक, अर्थात 50 तक ये विस्तारित है। अब इसमें निकालने का जो तरीका होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट 50 है, 50 में से 0 घटाया यानी कि 50, 50 तक इसका विस्तारित है। मान लेते हैं कोई एक समंग श्रेणी है जो 110 से शुरू होती है, 110, 110 से 120, 120 से 130 और इस तरह से करते करते 200 तक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम ज्ञात करेंगे जो सबसे बड़ा जो संख्या है उसमें से घटाएंगे सबसे छोटी संख्या को, अर्थात 200 माइनस 110, तो इसका समंग श्रेणी का 90 विस्तार होगा। इस तरह से विस्तार ज्ञात किया जाता है, बहुत सरल तरीका है इसका ज्ञात करने का, और इसका गुणांक भी ज्ञात किया जाता है। दूसरा है जो काफ़ी सैद्धांतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह तीनों ही प्रथम श्रेणी के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात समांतर माध्य से, बहुलक से और मध्य का, तीनों से ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम माध्य विचलन कहते हैं, मीन डेविएशन कहते हैं। अर्थात ये मीन डेविएशन इसलिए भी कहलाता है क्योंकि यह जैसे हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं ठीक वैसे ही माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है, लेकिन पहले जिस माध्य से ज्ञात किया जाता है उस वो माध्य ज्ञात किया जाता है, उससे पूरी समंग श्रेणी का विचलन लिया जाता है, और जब वो विचलन आता है उसमें उसकी जोड़ में पदों की संख्या का भाग देकर माध्य विचलन ज्ञात कर लिया जाता है। जब हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तब इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण माप है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एसडीवी कह सकते हैं, और इसका सिंबल जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का स्मॉल सिग्मा है, और कैपिटल सिग्मा तो जोड़ के लिए उपयोग किया जाता है और स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन के लिए उपयोग किया जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल और केवल समांतर माध्य की सहायता से ज्ञात किया जाता है, और सबसे सटीक यदि कोई प्रथम श्रेणी का माप है तो वो एक्स बार यानी समांतर माध्य होता है, और द्वितीय श्रेणी का माप यदि है तो वो प्रमाप विचलन माना जाता है, और प्रैक्टिस में अधिक प्रमाप विचलन का ही उपयोग किया जाता है। माध्य विचलन के संकेताक्षर के बारे में यहाँ मैं संक्षिप्त में बता दूं कि इसका जो संकेताक्षर है वो स्मॉल डेल्टा है। कैपिटल डेल्टा जो त्रिभुज जैसा दिखाई देता है वो चेंज या परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए उपयोग किया जाता है, और जो स्मॉल डेल्टा है ग्रीक लैंग्वेज का, यह माध्य विचलन के लिए उपयोग किया जाता है, और इन दोनों के गुणांक भी ज्ञात किए जाते हैं। और चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन QD और इसका गुणांक, ये चतुर्थक के आधार पर, केवल और केवल चतुर्थक के आधार पर ज्ञात किया जाता है। और चतुर्थक विचलन और चतुर्थक के आधार पर विषमता भी ज्ञात की जा सकती है। प्रमाप विचलन और माध्य विचलन के और अन्य मापों की सहायता से भी हम विषमता और इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आज इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।